Hi students, myself स्वयं कुमार शर्मा फ्रॉम सोनिया इंटर स्कूल। आज आप लोगों के लिए मैं हिंदी में उपसर्ग लेकर आया हूँ। आज हम लोगों का प्रकरण रहेगा उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए, उपसर्ग एक शब्दांश होता है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है, ये पूरा शब्द नहीं होता है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है, ये पूरा शब्द नहीं होता। दूसरा, यह मूल शब्द के पूर्व पहले लगता है। और तीसरा पॉइंट है, यह उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। क्या करता है? परिवर्तन ला देता है। और चौथा है, यह नए नए शब्दों का निर्माण करता है। देखिए, उपसर्ग पहला पॉइंट है, उपसर्ग एक शब्दांश होता है। दूसरा पॉइंट, यह मूल शब्द के पूर्व पहले लगता है। मूल शब्द के पूर्व पहले लगता है। यह उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जब यह शब्दांश मूल शब्द के पूर्व जुड़ जाता है तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। लास्ट पॉइंट है, यह नए नए शब्दों का निर्माण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इन चारों पॉइंट के आधार पर देखिए, उपसर्ग एक शब्दांश है, यह मूल शब्द के पूर्व पहले लगता है, यह उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यह नए नए शब्दों का निर्माण करता है। इन चारों पॉइंट के आधार पर क्या परिभाषा बनी? उपसर्ग वे शब्दांश है जो मूल शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उत्तर क्या है? एक शब्दांश है जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।
आप ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने बताया कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए जैसे मूल शब्द है हार। मूल शब्द क्या है? हार, जिसका अर्थ होता है माला। मूल शब्द है हार, जिसका अर्थ होता है माला, जो गले में डाली जाती है माला। अब इसके आगे हमने प्र लगा दिया। क्या लग गया? प्र। यह शब्दांश है, इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रहार, मूल शब्द के पूर्व जो शब्द जुड़ जाते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब हार का अर्थ होता है माला, और प्र जुड़ गया तो हो गया प्रहार। प्रहार का मतलब अर्थ होता है आक्रमण करना। प्रहार का अर्थ होता है किसी पर आक्रमण करना। अब इस हार के आगे हमने आ जोड़ दिया। क्या बन गया? आहार। अब हार का अर्थ था माला और आहार का अर्थ हो गया भोजन। इस हार के पूर्व आ जोड़ने से क्या बन गया? आहार। आहार का अर्थ हो गया भोजन। हार के पूर्व हमने वी जोड़ दिया। हार के पूर्व हमने क्या लगाया? वी। क्या बन गया? विहार। विहार का अर्थ हो गया घूमना, विचरण करना। तो प्रहार, आहार, विहार। एक हार मूल शब्द था, उसमें प्र लगाने से प्रहार बन गया, उसमें आ उपसर्ग लगाने से आहार बन गया, उसमें वी उपसर्ग लगाने से विहार बन गया। एक मूल शब्द के पूर्व प्र उपसर्ग प्रयोग करने से, आ उपसर्ग प्रयोग करने से और वी उपसर्ग प्रयोग करने से अलग अलग शब्दों का निर्माण हुआ। प्र लगाने से प्रहार बना, आ लगाने से आहार बना और वी लगाने से विहार हुआ। उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। इन उपसर्गों को मूल शब्द में जोड़ने से एक तो उनके अर्थ में परिवर्तन आया और नए नए शब्द बन गए। एक हार मूल शब्द से प्रहार बना, आहार बना, विहार बना। नए नए शब्दों का निर्माण हुआ और उनके अर्थ में परिवर्तन भी आ गया। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम आगे बताएंगे उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार में सबसे पहला आता है संस्कृत के उपसर्ग। पहला आता है संस्कृत के उपसर्ग। नए नए शब्दों के निर्माण के लिए हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत शब्दों के पूर्व ही लगते हैं, अर्थात तत्सम शब्दों के पूर्व ही लगाए जाते हैं। ये निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहले आ उपसर्ग। आ उपसर्ग से शब्द बनेंगे अगम, अचल। दूसरा उपसर्ग है अति। ये भी संस्कृत का उपसर्ग है, बनेगा अत्याचार।
अतिरिक्त, इसमें भी अति है, इसमें भी अतिरिक्त उपसर्ग है। उसके बाद है अन, अनर्थ, अनादर, उसके बाद आता है अनु, अनुचर, अनुकूल, उसके बाद अपशब्द, अपमान, अपव्यय, अवगुण, अवनति, अभी, अभिनय, अभिशाप। ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत शब्दों से पूर्व लगते हैं। जैसे आ से बना अगम, गम के आगे आ, चल के आगे आ। अति, अति उपसर्ग से बना अत्याचार, अतिरिक्त। अन उपसर्ग से बना अनर्थ, अनादर। अनु उपसर्ग से बना अनुचर, अनुकूल। अप उपसर्ग से बना अपशब्द और अपमान। अप उपसर्ग से बना अवगुण, अवनति। और अभी उपसर्ग से बना अभिनय, अभिशाप। अब मैं आपको दूसरा है प्रकार हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, इसके अलावा और भी संस्कृत के उपसर्ग हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही संस्कृत के उपसर्गों से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। वे शब्दांश जो कि शब्द के पूर्व लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसमें सबसे पहला था संस्कृत के उपसर्ग। कुछ उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं। अब दूसरा बताऊंगा आपको हिंदी के उपसर्ग। अब आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में सबसे पहले आता है आ। आ से बनता है अछूत, अमर, अन, अनुपसर्ग, अनमोल, अनजान। अध, अधपका, अधजला, अधमरा। ये सब अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ओ, हिंदी में, संस्कृत में होता है औ और ये है औ। हिंदी में तो होता है औघट। ये सब वे शब्दांश जो भी शब्द के पूर्व लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उसमें चार होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया। हिंदी के उपसर्ग, इसमें आ उपसर्ग। आ से बना अछूत, अमर। अन से बना अनमोल, अनजान। अध से अधपका, अधजला। औ से औघट। इसके अतिरिक्त और भी हिंदी के उपसर्ग होते हैं। अब थर्ड आता है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग में विदेशी भाषा से जो उपसर्ग आए हुए हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। इसमें पहला होता है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू व
फारसी के उपसर्ग। इसमें सबसे पहला होता है बा, बनाम। बा से नाम के आगे बास जुड़ गया, क्या हो गया? बनाम। दूसरा बाखूबी, बा क्या खूबी के आगे पूर्व बा जुड़ गया तो क्या बन गया? बखूबी। नाम के पूर्व बा जुड़ने से क्या बन गया? बनाम। उसके बाद आता है बद। बद उपसर्ग से बनने वाला शब्द है बदनाम। क्या है? बदनाम। दूसरा बदमाश, बदतमीज। खुश, खुश उपसर्ग से बनेगा खुशहाल, खुशनसीब। खुश से बना खुशहाल, खुश नसीब। उसके बाद बा, बा से बाकायदा, बाअदब। हम दम, हमराज, ला, लाइलाज, लापरवाह, गैर, गैर जिम्मेदार। ये सब कहलाते हैं उर्दू में फारसी के उपसर्ग। जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। उसमें पहला है उर्दू में फारसी के उपसर्ग, और अब आता है अंग्रेजी के उपसर्ग। ये भी आते हैं किसके अंतर्गत? आगत उपसर्ग के अंतर्गत, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इसमें है सबसे पहला सब, जैसे सब इंस्पेक्टर, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब सब कमेटी, सब कमेटी। अब सब देखिए, ये अंग्रेजी भाषा का है, ये अंग्रेजी शब्दों से पूर्वी रखते हैं। सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, ये इंस्पेक्टर भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कमेटी भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो जिस भाषा के उपसर्ग है वो उसी भाषा के शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं। का, वाइस, जैसे वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पहले वाइस जोड़ करके नए शब्द का निर्माण हुआ। चांसलर से पूर्व वाइस उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण हुआ। चीफ, चीफ से बना चीफ मिनिस्टर। चीफ कमिश्नर। ये हो गए आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग के अंतर्गत कौन कौन से थे? उर्दू फारसी के उपसर्ग और दूसरा है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इसके बाद आता है, इसके बाद अगला आता है उपसर्ग की भांति। उपसर्ग की भांति
प्रयुक्त संस्कृत अव्यय। संस्कृत के अव्यय होते हैं वो उपसर्ग की भांति काम करते हैं। इनमें सबसे पहला आता है अंतः। अंतः से अंतःपुर, अंतःकरण, अंतः उपसर्ग से बना अंतःपुर और अंतःकरण। इसके बाद पुनर, पुनर बोल लीजिए या पुनः, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुरा, पुरा से पुरातत्व, पुरातन, स्व, स्व से बना स्वाधीन और स्वतंत्र। अब देखिए ये संस्कृत के अव्यय है, उनमें अंतः, अंतः से बना अंतःपुर, अंतःकरण, पुनर, पुनः, पुनर से पुनर्जन्म, पुनर्मिलन। इसको पुनः भी पढ़ सकते हैं या पुनः भी पढ़ सकते हैं। पुरा, पुरा से पुरातत्व और पुरातन, स्व से स्वाधीन और स्वतंत्र। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग और चौथा उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत अव्यय। ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।